बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू आहलुहू। तो बेटे, आज इस टॉपिक को लेकर हम आपसे मुखातिब होने वाले हैं। द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड। टाइटल छोटा सा ट्रिकी सा है, लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें कोई हमें इंशाल्लाह मुश्किल दरपेश नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं जी। तो शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस टॉपिक को समझाना मेरे लिए आसान करे और आपके लिए समझना आसान करे, और इस इल्म को हम सब के लिए, हम दोनों के लिए नफा बख्श बनाए दुनिया और आखिरत में। तो बेटे, क्या है आर्टिकल, उसको जरा गौर कीजिएगा। तो आर्टिकल का एक हिस्सा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 है ये एक्सरसाइज का, दर हकीकत बोर्ड का क्वेश्चन भी है। तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में डिफरेंशिएशन करनी है। तो जरा गौर कीजिएगा, हम इससे पिछले वाला आर्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल और उसकी टाइप पढ़ कर आए हैं। तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो उसके बारे में याद करें। तो हमने कहा था कि किसी भी कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कंपाउंड कौन सा? कोवेलेंट टाइप का। और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फिर आप इसको, अगर ये मॉलिक्यूल कहते किसको हैं, इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला आर्टिकल बड़ा डिटेल से हम पढ़कर आए हैं कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का जो यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा वो डेफिनेटली उसका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। डिटेल एक और तरह से भी बात कर देते हैं। जो फार्मूला मास है किसी भी कंपाउंड से, इससे क्या मुराद है, तो इसको भी याद करें। तो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में मेरा बेटा हम बात करके आए हैं कि एक क्लास उसमें कंपाउंड की ऐसी होती है जिसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड किस तरह के कंपाउंड्स को कहा था, तो उसकी पहचान हमने बड़ी डिटेल से करवाई थी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहा था कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आयन एक दूसरे के साथ बाइंडेड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड होगा उन कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी सिंपल आइडेंटिटी आपके लेवल पर मैंने ये कही थी सॉरी कि आयोनिक कंपाउंड बनते हैं बिटवीन द मेटल्स और नॉन मेटल। इनमें एक एलिमेंट जरूर मेटल होता है। तो ये अगर आपको किसी भी दिए गए कंपाउंड्स में एक एलिमेंट मेटल नजर आ रहा है तो आंखें बंद करके आप कह दें कि ये कंपाउंड जो है ये आयोनिक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड का यूनिट है उसको मॉलिक्यूल नहीं कहते। इसके डिटेल कई दफा बात करके आए। क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि मॉलिक्यूल का ये करैक्टर है, जिससे हमने कहा था कि आइडेंटिटी दर हकीकत करैक्टर्स की बुनियाद पर होती है। जैसे मैंने एक दिन कहा था, आपको एग्जांपल दी थी कि मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, और भी बहुत सारे लोग मोहम्मद काशिफ होंगे, लेकिन मेरा करैक्टर है कि आई एम टीचिंग। तो अगर टीचर, तो किसी जगह पर अगर बैठे हुए दूर दराज लोग मेरा तज़किरा कर रहे हो और टीचर मोहम्मद काशिफ का तज़किरा कर रहा हो, तो पहचान मेरी तरफ, उनका इशारा मेरी तरफ होगा। लेकिन अगर कोई मोहम्मद काशिफ एडवोकेट है तो वो कोई एडवोकेट मोहम्मद काशिफ का तज़किरा कर रहे हैं तो उनका इशारा मेरी तरफ नहीं होगा। तो लिहाजा असल पहचान मेरा करैक्टर है, जो टीचिंग है, मेरा असल पहचान मेरा नाम नहीं है। तो वो यूनिट मॉलिक्यूल कहलाता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। तो आयोनिक कंपाउंड का कोई भी यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि ये बात मैं पीछे करके आया था, आयोनिक कंपाउंड में पढ़ाया था कि इनका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अल्टरनेटिवली अटैच होते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इस तरह, इसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव और इसके बाद फिर पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं इस यूनिट को, तो जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। तो चूंकि इसमें इसमें जो यूनिट मौजूद है वो उस करैक्टर पर पूरा नहीं हो सकता कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो, तो इसलिए इस यूनिट को हम मॉलिक्यूल नहीं कहते। तो फिर इस यूनिट को, किसके यूनिट्स को? आयोनिक कंपाउंड के यूनिट्स को फिर सर क्या कहते हैं? ये दरअसल रिकॉल लेसन है। तो इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। सर फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं?
इनको लिखने का एक फार्मूला है, इसके यूनिट्स को, किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स के यूनिट को लिखने का एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है? असल में लॉ ऑफ नेचर बेटे हर तरफ एक से है, पूरी दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है तो वो उसमें कानून देखें कि मोस्टली एक से है। तो अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने में एक असूल अपनाया है, वो क्या है? इक्वालिटी का, न्यूट्रलिटी का। कोई किसी से अफजल नहीं है, कोई किसी से जो है वो नीचे नहीं है, मास वाइज इसका अखलाक बेहतर हो। तो इस लिहाज से यूनिट ऐसा लिखा जाएगा जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो, उसको यूनिट कहेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने सोडियम क्लोराइड को एग्जांपल बनाया, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो ओवरऑल इस यूनिट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह इसके यूनिट को लिखने का एक फार्मूला है, एक फार्मूला है। इसी वजह से इसके यूनिट्स को फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, कैल्शियम है, बाई पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज होता है, और क्लोराइड है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल न्यूट्रल बनने के लिए कितने नेगेटिव इसमें होने चाहिए? दो पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव को दो नेगेटिव जो है वो न्यूट्रल करेंगे। तो इसलिए इसका फार्मूला लिखा जाता है CaCl2। तो ये लिखने का इसका फार्मूला कि ओवरऑल यूनिट के ऊपर चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए इसको यूनिट को क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है उसका मैस है वो बेटे क्या कहलाएगा? फार्मूला मैस कहलाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल। यहां पर हमने कंपैरिजन में पहली डेफिनेशन यही लिखी है कि मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा? कोवलेंट टाइप का, क्योंकि कोवलेंट टाइप के कंपाउंड का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो उसके एक मॉलिक्यूल का जो मैस होगा वो डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। फार्मूला मैस में हमने कहा मैस ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आपने कैसे पहचानना है कि वो दिया गया जो कंपाउंड का फार्मूला है वो आयोनिक का है या कोवलेंट का है? तो आयोनिक कंपाउंड में मैंने कई दफा रिपीट किया है कि एक एलिमेंट मेटल होगा। अब मेटल कौन से एलिमेंट्स है, ये चैप्टर की इब्तिदा में एक लेक्चर रिकॉर्ड करके है, उसको बार बार देखें तो आपको एक नजर में पता चल जाएगा कि पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। बुक के ऊपर इसको और लिखा है, कहता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनके डेफिनेटली उन एटम्स के कुछ मैसेज होते हैं। तो अगर तमाम एटम के मैसेज को आप सम अप कर लें तो वो उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाने लग जाएगा? मॉलिक्यूलर मैस कहलाने लग जाएगा। इसी तरह किसी फार्मूला यूनिट्स के अंदर जितने भी आयंस होते हैं, मैंने आयंस भी लिखा है, एटम्स भी लिखा, क्योंकि आयंस एटम्स के ही होंगे, तो उनको अगर सम अप कर लें, जमा कर लें उन तमाम एटम्स या आयन के मैस को, तो वो उस एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मैस कहलाएगा। यहां एग्जांपल दी है तो ये देख लो Cl2, तो पेसानो, ये कोई मेटल नहीं है तो लिहाजा ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका मैस जो कहलाएगा वो मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, इसका मैस कैसे निकालेंगे? तो Cl का मैस होता है 35.5। फिर यहां एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा, सर हमें तमाम एलिमेंट्स के मैसेज कैसे याद होंगे? तो मैं कहूंगा कि चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने एक आर्टिकल पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड 5 वीडियोस रिकॉर्ड की है, तो उसमें एलिमेंट्स के मैसेज जो है वो कैसे पता चलेंगे, तो उसको देखो तो आपको उसका बाखूबी अंदाजा हो जाएगा, ये क्यूरी कभी नहीं रहेगी। तो Cl का मैस 35.5 होता है, तो इसमें Cl होते कितने हैं? 2 होते हैं, तो 35.5 2 जार होगा, तो इट्स मैस वैल्यू बोलो क्या भाई? 71 होगा। तो 71 विल बी द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ क्या भाई? Cl2। इसी तरह वाटर है तो हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 1 2 जार, प्लस ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, लिखा सिंबल के ऊपर जाता है, तो 16 1 जार, तो 16 प्लस 2 दैट्स 18 विल बी द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ क्या भाई? H2O मॉलिक्यूल। CO2 है, कार्बन का मैस 12 होता है, तो 12 1 जार, क्योंकि कार्बन एक है, 6 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 2 जार 32, तो टोटल मैस होगा 44, तो 44 विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मैस। यहां ये बात बुक के ऊपर तज़किरा नहीं है, लेकिन आपने जरूर लिखना है कि जो मॉलिक्यूलर मैस है या फार्मूला मैस है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो एटॉमिक मैस यूनिट्स में बयान किया था, इसलिए मैंने इसके साथ AMU लिखा। ये जरूर लिखना है, इसके बगैर आर्टिकल पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 71 kg लिख दूं तो kg विल नॉट बी द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ Cl2। इसी तरह ये एक आयोनिक कंपाउंड है, कैसे पहचाना? इसमें सोडियम मेटल है तो मैंने ऐसे पहचाना, तो इसका जो भी मैस होगा 23 सोडियम का मैस है, प्लस Cl का मैस 35.5 है, तो 58.5 इसका क्या कहलाएगा? इसका फार्मूला मैस कहलाएगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका क्या एग्जिस्ट करता है? फार्मूला यूनिट, तो उसका जो मैस होगा वो फार्मूला मैस होगा। इसके यूनिट्स AMU होते हैं।
इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसे पहचाना मैंने, ये जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, तो ऐसे पहचाना है कि इसमें कैल्शियम जो है वो क्या है, एक मेटल है, तो जिसमें मेटल मौजूद हो वो आयोनिक कंपाउंड है। तो उसका मैस कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का मैस 40 है, 40 कैल्शियम है कितने 1, प्लस कार्बन का मैस 12 है, कार्बन इसके फार्मूला यूनिट में है कितने 1, प्लस ऑक्सीजन का मैस 16 है कितने 3, तो 3 सबको सम अप किया तो इट विल बी द 100 AMU। इसी सवाल का एक और हिस्सा है, यहां पर 4 कंपाउंड्स लिखे गए हैं, H2O, NaCl, पोटाशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपसे पूछा गया है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड का जो यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो ये कोवलेंट कंपाउंड वाटर है, तो ये उसके मॉलिक्यूल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा ये उसका होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, कैसे पता चला कोवलेंट कंपाउंड है, कैसे आपने फर्क करना है, कैसे पहचानना है, इसमें कोई भी मेटल नहीं है, तो लिहाजा ये इसमें कोई मेटल नहीं है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो ये भी उसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों जो है ये देख लो, ये वाला सोडियम और ये वाला पोटाशियम, ये क्या है मेटल्स हैं। तो जिन कंपाउंड में मेटल्स मौजूद होते हैं, आपको पता है उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स के यूनिट को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट लेक्चर। आई होप दैट इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने आधा लेक्चर जो पिछला लेक्चर रिकॉल करने में लगाया है, तो होपफुली आपको आपका विजन और इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।